फरवरी 2011 में सीरिया के दारा शहर में एक 14 साल का लड़का अपने स्कूल की दीवार पर एक स्लोगन लिखता है, जिसके बाद पूरे देश में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। देखते ही देखते ये वॉर इतनी भयानक हो जाती है, जिसके बाद अमेरिका, रसिया, ईरान, सऊदी अरब और आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन भी इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था सीरिया में, और उस लड़के ने दीवार पर क्या लिखा था, और क्यों अमेरिका, रसिया, ईरान, सऊदी अरब और आईसिस जैसे आतंकवादी संगठन एक दूसरे के सामने खड़े हो गए इस वॉर में। आखिर फरवरी 2011 में ऐसा क्या हुआ था, और आखिर ये वॉर आज तक क्यों नहीं रुकी, यही जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सीरिया एक अरब इस्लामिक कंट्री है जिसमें 74% सुन्नी मुस्लिम्स हैं और 3% शिया मुस्लिम्स की जनसंख्या है। सुन्नी लोगों का मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी सरकार शिया लोगों की है और सभी हाईएस्ट पोजीशन पर शिया मुस्लिम्स का ही दबदबा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो सुन्नी लोग मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी अपनी सरकार नहीं बना सके। होता यह है कि साल 1971 में शिया मिलिट्री ऑफिसर हाफिज अल असद का शिया मिलिट्री में स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जिसका वे पूरा फ़ायदा उठाता है और तख्ता पलट कर देता है और खुद को सीरिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है। History of this day in 1970, Hafiz al-Assad seized power in Syria in a bloodless military coup. He replaced his son Bashar al-Assad is the current president of Syria. लेकिन उनको डर था कहीं सुन्नी पार्टी पावर में ना आ जाए, इसलिए उन्होंने सुन्नी एरियाज में इंटेलिजेंस और फोर्स लगा दी ताकि उनकी सभी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जा सके, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर दिया, डेमोक्रेसी को जड़ से उखाड़ दिया। साल 2000 में हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है, उनकी जगह सीरिया का प्रेसिडेंट बनता है उनका बेटा Bashar al-Assad. Al-Assad has been sworn in for a new 7-year term in office at a ceremony in his palace in Damascus. It follows an election last month which took place only in government-held areas. जो लंदन से मेडिकल की पढ़ाई करके आया था और पैसे से एक डॉक्टर था, उनके प्रेसिडेंट बनने के बाद पब्लिक को भी लगा कि शायद अब हमारी कंडीशन में सुधार आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। और ऊपर से साल 2006 में पूरे सीरिया में अकाल पड़ गया। बेरोज़गारी, भुखमरी और करप्शन बहुत ज़्यादा था। तानाशाही से तो लोग पहले से ही परेशान थे। इस सब के बीच साल 2011 में दारा शहर के स्कूल में पढ़ने वाला मुआविया नाम का 14 साल का लड़का अपने स्कूल की दीवार पर कुछ ऐसा लिखता है, जिसके बाद पूरे देश में सिविल वॉर शुरू हो जाती है। और उस लड़के को खुद पता नहीं होता कि उसकी ये एक हरकत पूरे देश को बर्बाद कर देगी। ये वो दौर था जब सीरिया के आस पड़ोस के देशों जैसे इजिप्ट, लीबिया, जॉर्डन और तनूसिया में तानाशाही ताकतों के अगेंस्ट आंदोलन चलाए जा रहे थे, और ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे थे, जिनका असर इन देशों में दिख भी रहा था। लीबिया के डिक्टेटर गद्दाफी को कुर्सी से उखाड़ कर उसकी हत्या कर दी गई, और इजिप्ट के डिक्टेटर ने खुद अपनी कुर्सी छोड़ दी और इजिप्ट में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनी गई। और ये खबरें रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए सीरिया भी पहुंचने लगी, तो मुआविया भी इन खबरों को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था, और इन खबरों का मुआविया पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और इसी प्रभाव में आकर उसने अपनी स्कूल की दीवार पर लिख दिया, इट्स योर टर्न डॉक्टर, कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी। डॉक्टर प्रेसिडेंट बशर अल असद का निकनेम था। जब दारा सिक्योरिटी फोर्स ने ये लिखा हुआ देखा तो वो आग बबूला हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सीरिया में भी इसी तरह की कंडीशन बने। इसलिए उन्होंने बशर अल असद को अपनी वफादारी दिखाने के लिए स्कूल के बच्चों के एक ग्रुप को अरेस्ट कर लिया, और इस ग्रुप में मुआविया भी था। फोर्स ने उन बच्चों को इतना टॉर्चर किया कि उनके हाथ और पैरों के नाखून तक उखाड़ दिए। बाद में उन बच्चों के जब पेरेंट्स उनकी रिहाई के लिए आए तो फोर्स ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि उन बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, अगर नहीं कर सकते तो अपनी घर की औरतों को हमारे पास भेज दो। फोर्स की ये बात आम पब्लिक को इतनी बुरी लगी कि उन्होंने पीसफुली मूवमेंट शुरू कर दिए, और फोर्स ने इस मूवमेंट्स को रोकने के लिए आंदोलन कर रहे लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन फिर भी ये आंदोलन नहीं रुके और दूसरे शहरों में भी फैलने लगे। आखिरकार गवर्नमेंट को उन बच्चों को छोड़ना पड़ा, लेकिन जब वो बच्चे बाहर आए तो उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।
उनकी ये कंडीशन देखकर पब्लिक का गुस्सा और बढ़ गया, जिसके बाद आंदोलन में और तेज़ी देखी गई। जिसके बाद गवर्नमेंट ने सड़कों पर टैंक और आसमान में हेलीकॉप्टर से हमले किए, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। और उनकी मौत के बाद इन आंदोलन ने हिंसा का रूप ले लिया, जिसके बाद आम पब्लिक फोर्स पर पत्थर फेंकने लगी। बाद में आंदोलनकारियों ने फ्री सीरियन फोर्स नाम से एक संगठन बनाया, जिसको बाहरी देशों से ट्रेनिंग और वेपन्स मिलने लगे। आखिर क्यों सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका फ्री सीरियन फोर्स को वेपन देने लगे? अगर बात करें अमेरिका की, तो उसने अपनी इन्वॉल्वमेंट पर कहा था कि वो आईसिस को टारगेट कर रहा है, और अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आईसिस इराक से निकलकर सीरिया में भी अपना प्रभाव बनाए। लेकिन इतना ही नहीं, अमेरिका ने असद सरकार का भी खुलकर विरोध किया था, और इस पर अमेरिका ने जवाब दिया था कि असद गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है, और अब सीरिया को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है ताकि सीरिया से रसिया का प्रभाव कम हो सके। सऊदी अरब भी यही चाहता था कि सीरिया में सुन्नी पार्टी पावर में आ जाए ताकि ईरान को काउंटर किया जा सके। मिडल ईस्ट में सऊदी का सबसे बड़ा चैलेंजर अगर कोई है तो वो ईरान है, और ईरान सीरिया की असद गवर्नमेंट को समर्थन कर रहा था, और रसिया दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि वो किसी भी हालात में अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता, और हर तरह से असद सरकार की मदद कर रहा था। और वहीं आईसिस इराक से निकलकर बाकी देशों में भी अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता था, और अपना नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक से चेंज कर इस्लामिक स्टेट इराक एंड सीरिया रख दिया। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज़्यादा नुकसान सीरिया की आम जनता का हो रहा था। इस वॉर में अब तक 5 लाख लोगों की जान जा चुकी है, और लाखों लोग घर से बेघर हो गए, शहर के शहर बर्बाद हो गए, और देश पर कई समूहों का कंट्रोल स्थापित हो गया। लेकिन आईएसआई को सीरिया से लगभग बाहर कर दिया गया, फिर भी कुर्द समूहों के कंट्रोल में देश की लगभग 25% एरिया आ गया। फ्री सीरियन फोर्स के कंट्रोल में 10% और 33% एरिया असद गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आज भी सीरिया में ये वॉर पूरी तरह नहीं रुक पाई। आज भी सीरिया में आए दिन हमले देखने को मिलते हैं, और सुपर पावर भी नहीं चाहते कि ये वॉर रुके, क्योंकि उन्हें अपना इंटरेस्ट पूरा करना है। लेकिन यूएन को सामने आकर पीस इस्टाब्लिश करनी चाहिए, और उन लाखों शरणार्थियों की हेल्प करनी चाहिए जिनके घर बर्बाद हो गए।